पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए अगर आपको ये डे वाइज सीरीज कंटिन्यूअस 50 दिन तक चलानी है, बल्कि उसके आगे भी अगर आपको चलानी है, पहले वीडियो को लाइक कर लें। ठीक है, इसमें हम क्या करने जा रहे हैं, यूपी पीसीएस का जो जीएस का सिलेबस है, यूपी पीसीएस का हो गया, आरओ का जो जीएस का सिलेबस हो गया, ठीक है, इन दोनों को मिला के प्लस 2018 से लेके जब से यूपी पीसीएस का पैटर्न बदला है 2018 से 23 तक का जीएस के पेपर्स प्लस आरओ का 2021 वाला जो पेपर है, 2023 वाला पेपर, ठीक है, जो अभी यूपीपीएससी आयोग के डायनामिक पैटर्न वाले पेपर हैं, लेटेस्ट वाले, प्लस जो लेटेस्ट में आयोग ने 1.5-2 सालों में पेपर कराए हैं, इन सबको मिला के मतलब पीवाई को क्या क्या 2018 से 23 तक पीसीएस वाले, आरओ 2021 2023 प्लस पिछले 2 सालों के सारे पेपर जो पीसीएस यूपीपीएससी आयोग ने कराए हैं, प्लस ऑफिशियल सिलेबस जो जीएस का है, इन सबको मिला के डे वाइज सीरीज जो है हम इसमें लाने जा रहे हैं। और इसमें करीबन पूरे जीएस के सिलेबस से 600 टॉपिक निकालेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले। डेली आपको जो है 12 टॉपिक मिलेंगे, प्लस उससे रिलेटेड पीवाईक्यू भी दिखाए जाएंगे कि उस टॉपिक की जो है अंडरस्टैंडिंग करके बहुत क्रिएटिव मेथड से जो है आपको डे वाइज सीरीज में जो है दिखेगा सारी चीज़ें। तो सिर्फ मेन चीज़ें बताएंगे जो एग्जाम में एग्जैक्टली पूछी जाती है। ठीक है, तो टॉपिक का रिवीजन चलेगा, पीवाईक्यू से कनेक्ट करके दिखाया जाएगा आपको इसी वीडियो में और आगे वाले वीडियोस में। ठीक है, और इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाएंगे, आप उसका आंसर जरूर दीजिएगा। अच्छा, मिसलेनियस का पापा वीडियो अलग से मिलेगा तो वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। करंट अफेयर का हम रिवीजन और पापा अलग से देते हैं, वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। बजट इकोनॉमिक सर्वे पापा वो भी इसमें इंक्लूड नहीं है। लेकिन बाकी जीएस का कंप्लीट जो स्टैटिक वाला है, बिल्कुल नया सिलेबस, डायनामिक जो पैटर्न चल रहा है उसके हिसाब से, और जितना पीवाईक्यू अभी भी रिलेवेंट है उन सबको मिला के मोस्ट इंपॉर्टेंट 600 टॉपिक्स हैं इसमें। वीडियो देखने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आप सभी लोगों के लिए, अभी भी जितना टाइम बचा है यूपी पीसीएस 2024 प्री के लिए, आरओ 2023 का री एग्जाम प्री के लिए जो है जितना टाइम बचा है, इसमें स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का सिलेक्शन मटेरियल, पेड ग्रुप के जो है एक्सक्लूसिव रिकॉर्डेड वीडियोस, पेड क्विज, टेस्ट सीरीज, इन सबको लेके जो है पढ़ाई प्रैक्टिस रिवीजन करके आराम से कट ऑफ निकल सकता है, चाहे जैसा पेपर आ जाए, इजी मॉडरेट टफ एनालिटिकल कॉन्सेप्चुअल। आरओ 2023 का री एग्जाम का प्री प्लस मेंस, यूपीपीसीएस 2024 का प्री प्लस मेंस, 2025 यूपीपीसीएस का भी प्री प्लस मेंस का ग्रुप हमारा चल रहा है, यूकेपीएससी मेंस का भी ग्रुप चल रहा है, आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं, बीओ का भी ग्रुप चल रहा है, उसमें एडमिशन लेके सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन वाली तैयारी कर सकते हैं। बाकी एक और जो है कई सारे स्टूडेंट की डिमांड थी कि कोई ऐसा कोर्स लाया जाए जो काफी कम प्राइस में हो। रिकॉर्डेड जो वीडियोस का एक हमने सिर्फ बैच लॉन्च किया है आरओ के लिए, कंप्लीट प्री का 200 नंबर का, जीएस प्लस हिंदी का प्लस करंट अफेयर, सिर्फ 800 में मिल जाएगा आपको। पीसीएस वाला जो है वो हमने लॉन्च किया है कंप्लीटली रिकॉर्डेड वीडियो, जीएस प्लस सीसेट प्लस करंट अफेयर, सिर्फ और सिर्फ 1600 रुपए में ऐप में मिलेगा। चलिए अब डे वाइज सीरीज जो है देखिए, और इसके आंसर भी जरूर दीजिएगा, जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं डेली आंसर देना है। डे वाइज वीडियो रिवीजन में डे नंबर 36 या क्लास नंबर 36 तक हम लोग आ चुके हैं। आप सभी से विनम्र निवेदन है, एक बार फिर से जैसे आपने बाकी क्लासेस पर अपनी अटेंडेंस दर्ज की थी, इस क्लास पर भी कमेंट सेक्शन में अपनी अटेंडेंस जरूर लगाइएगा। ये टॉपिक्स हैं मेडिवल हिस्ट्री में शेर शाह सूरी को आज हम लोग स्टडी कर लेंगे। इंसुलेशन और हीट बैलेंस या हीट बजट ऑफ द अर्थ जो हम स्टडी करना होता है हमको, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। पिछले कुछ वर्षों से इसमें क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं, क्वेश्चन हमेशा आता है इससे यूपीपीएससी में। इंसुलेशन और हीट बैलेंस ऑफ द अर्थ से पार्ट नंबर 1 हम लोग करेंगे। बजट कैसे पारित होता है ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। जो फंड है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, इनके बारे में बात करेंगे। और पर्यावरण का एक टॉपिक करेंगे, यूट्रोफिकेशन, जो बहुत पूछा जाता है। अब हम यहाँ पर बात कर ले रहे हैं शेर शाह सूरी के बारे में। जहांगीर तक पढ़ चुके थे, फिर मुझे याद आया कि शेर शाह सूरी भी इंपॉर्टेंट है और इसको पहले ही हम लोग फिनिश कर लेते हैं, अदरवाइज क्रोनोलॉजी आप नहीं सोच पाएंगे। शेर शाह सूरी समकालीन है बाबर और हुमायूं का, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, बाबर हुमायूं का समकालीन है। शेर शाह सूरी ही जिम्मेदार था उस घटना का क्रम का जब हुमायूं को जो है ईरान भागना पड़ा था भारत में अपना राजपाट छोड़ करके। तो ये प्रोमिनेंट रूलर था और काफ़ी सारे प्रशासनिक सुधार इसने किए थे। ये उन कुछ सल्तनत या मुगल रूलर्स को मिला करके अगर हम देखें, उन कुछ रूलर्स में से एक था जिनके बारे में हमको पढ़ना चाहिए। और मेंस पेपर में हमेशा इससे क्वेश्चन आता रहा है, जहाँ पर भी जीएस मेंस होता है कि शेर शाह सूरी की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में बताइए, क्या क्या इसने रिफॉर्म लाए थे, क्या क्या सुधार किए थे। अलाउद्दीन खिलजी हो गया, बलबन हो गया और ये शेर शाह हो गया और अकबर, इनके बारे में बहुत पूछा जाता है, इनके प्रशासन के बारे में, क्योंकि इन लोगों ने अभिनव प्रयोग किए थे और शासन को व्यवस्थित करने का प्रयास किया था। मात्र 5 वर्षों का शासनकाल है, बहुत बड़ा नहीं है शेर शाह का, लेकिन इन 5 वर्षों में इसने काफी महत्वपूर्ण कार्य किए थे अपने राज्यकाल में। शेर शाह का जन्म हुआ था 1472 में हिसार फिरोजा के बजवाड़ा में, होशियारपुर या फिर नरनौल में हुआ था इसका जन्म। मूल नाम इसका फरीद था और उपनाम इसका शेर शाह पड़ा था, सुल्तान आदिल पड़ा था। हजरत आला, दक्षिण बिहार का शासक बनने के बाद हजरत आला की उपाधि ली थी शेर शाह ने। शेर खान, बहादुर खान लोहानी या बहार खान लोहानी जो गवर्नर था,
बिहार का इसने जो है उपाधि दी थी शेर खान की, जब इसने एक शेर का शिकार किया था। हैदर द्वितीय अब्बास खान शेरवानी ने कहा है शेरशाह को, धूल में खिला फूल डॉक्टर कानूनगो ने, चालाक अफगान बाबर ने लिखा था अपने संस्मरण में। पिता का नाम हसन खान, सासाराम का जागीरदार था ये। सासाराम कहाँ पे, बिहार में है, और शेरशाह सूरी का मकबरा भी सासाराम में बना हुआ है। राज्याभिषेक इसका 10 जून 1540 को आगरा में शेरशाह का विधिवत राज्याभिषेक हुआ था 10 जून 1540 को। जाहिर सी बात है, बैटल ऑफ कन्नौज में हुमायूं को हराने के बाद इसने अपना राज्याभिषेक करवाया था। 1534 में क्यूल नदी के तट पर सूरजगढ़ के युद्ध में शेर खान ने बंगाल के शासक मोहम्मद शाह को हराया था। फिर 1537 में बंगाल की कुंजी के रूप में प्रसिद्ध तलियागढ़ी के युद्ध में शेर खान के पुत्र इस्लाम खान ने मुगल सेना को पराजित किया था बैटल ऑफ तलियागढ़ी में। 1543 में रायसेन के दुर्ग पर विजय प्राप्त की थी शेरशाह ने। मृत्यु इसकी कलिंजर अभियान में हुई थी। आखिरी अभियान शेरशाह का कौन सा था? युद्ध अभियान में ही मारा गया था शेरशाह एक्चुअली, जब ये जो उक्का नामक अस्त्र चला रहा था तो तोप का गोला इसके पास आकर गिर गया था कलिंजर अभियान के दौरान, और ये मारा गया था। फरीद जो बाद में जाकर के शेरशाह सूरी कहलाया, इसकी शिक्षा जौनपुर में हुई थी। फरीद ने घर छोड़ दिया था 1494 में, विद्या अध्ययन के लिए जौनपुर चला गया था। जौनपुर मध्यकाल में शिराज ए मशरीफ या पूरब का शिराज कहा जाता था, और अपनी कला, संस्कृति और शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण केंद्र था। कला, संस्कृति और शिक्षा, आर्ट कल्चर एजुकेशन के लिए काफी फेमस सेंटर हुआ करता था शर्की शासकों के नेतृत्व में जौनपुर। शेरशाह सूरी द्वारा किए गए सुधारों में राजस्व सुधार, प्रशासनिक सुधार, सैनिक सुधार, मुद्रा प्रणाली सुधार, ये सब सम्मिलित थे, और ये भी कुल मिलाकर 5 वर्ष की अवधि में। बंगाल को जो इसने सरकारों यानी जिलों में विभाजित किया था, और प्रत्येक में एक छोटी सी सेना के साथ शिकदार नामक अधिकारी की नियुक्ति की थी, जिसे आमीर बंगाल या आमीर बंगला कहा गया था। असैनिक अधिकारी को शिकदारों को देखभाल के लिए नियुक्त किया गया था, जिसको अमीर बंगला कहा जाता था। तो पुराने घिसे पिटे सिक्के चलते थे, उनके स्थान पर शुद्ध चांदी, सोने और तांबे के सिक्के इसने फिर से चलाए थे, जैसे एंशियंट हिस्ट्री में शासकों ने चलवाए थे। शुद्ध चांदी का रुपया सिक्के इसने चलवाया था 180 ग्रेन का, और तांबे का 380 ग्रेन का इसने दाम सिक्का चलाया था। आप देखेंगे कि ये जो तांबे का दाम सिक्का जो है, इसकी नकल अकबर भी करता है। जब अकबर शासन करता है तो इसी दाम सिक्के को आगे बढ़ाता है। रुपये और दाम की विनिमय दर 1:64 थी, यानी कि 1 सिल्वर रुपया बराबर 64 दाम। इसके समय में 23 टकसालें थी। शेरशाह के बचपन का नाम फरीद था। सूबेदार बिहार के सूबेदार बहार खान लोहानी ने फरीद को शेर खान की उपाधि दी थी। बहार खान, जिसका असली नाम मोहम्मद शाह था, इसकी मृत्यु के बाद शेर खान ने उसकी पत्नी से विवाह कर लिया था और बिहार का शासक बन गया था। बिहार का स्वतंत्र शासक के रूप में शासन कर रहा था बहार खान, और उसकी मृत्यु के बाद शेर खान करने लगा। चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित किया इसने, ठीक है। चौसा यानी बक्सर का युद्ध, बक्सर बिहार में एक जगह है, और बाद में शेरशाह की उपाधि धारण की। बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर दिया, जो कि एक निर्णायक युद्ध साबित हुआ था। डिसिसिव बैटल, दिल्ली सल्तनत पर अधिकार कर लिया था एक तरीके से, दिल्ली की गद्दी पर शेरशाह ने, और हुमायूं को ईरान भागना पड़ा था अपने बीवी बच्चों को छोड़ करके। तो दिल्ली में द्वितीय अफगान राज की स्थापना की। प्रथम अफगान राज कौन था? लोधी डायनेस्टी। उसके बाद द्वितीय अफगान राज की स्थापना किसने की थी? शेरशाह ने। शेरशाह का मकबरा बिहार के शाहाबाद के सासाराम नामक स्थान पर बना है। दिल्ली में स्थित पुराना किला के भवनों का निर्माण शेरशाह सूरी ने कराया था। ये किला कोहना मस्जिद, शेर मंडल आदि भवन शेरशाह द्वारा बनवाए गए थे। तो किला कोहना मस्जिद अभी पूछा गया था एक पेपर में, आरओआर और मेंस में, किसने बनवाया था? किला कोहना की मस्जिद बनवाई थी पुराना किला में शेरशाह सूरी ने। कृषकों की मदद के लिए इसने पट्टा और कबूलियत की व्यवस्था शुरू की थी, ये भी एक बार पूछ चुके हैं। लगान व्यवस्था मुख्यतः रैयतवाड़ी सिस्टम था, जिसमें किसानों के साथ प्रत्यक्ष संपर्क केंद्र के अधिकारी करते थे, मिडिल मैन नहीं होते थे। टैक्स वसूली के दौरान शेरशाह के शासनकाल में बुद्धिमत्ता का जितना परिचय पठान ने दिया था, उतना किसी भी सरकार, यहाँ तक कि अंग्रेजों ने नहीं दिया। हिस्टोरियंस ने ऐसा तक लिखा है। शेरशाह सूरी के विजय अभियान अब देख लेते हैं। रायसेन के दुर्ग पर आक्रमण किया और वहां के शासक पूरनमल को धोखे से इसने मार दिया था। तो मतलब शेरशाह के कैरेक्टर पर एक तरीके से कलंक ही है ये, क्योंकि ऐसा उसने पहले नहीं किया था कभी। इस घटना के बाद शेरशाह के बेटे कुतुब खान ने आत्महत्या कर ली थी। 1544 में शेरशाह ने मारवाड़ के शासक मालदेव पर आक्रमण किया था। मालदेव मारा गया था, परंतु मालदेव के कुछ राजपूत सरदार थे जो फाइटर्स थे, जयता और कुप्पा, अपनी वीरता से अफगानी सेना के इन्होंने छक्के छुड़ा दिए थे। और ये एग्जाम में पूछा गया था 2022 के पेपर में, जयता कुप्पा के बारे में पूछा गया था कि ये किसके कमांडर्स थे। तो ये थे मारवाड़ के शासक मालदेव के कमांडर थे। 1545 में शेरशाह सूरी ने अपना अंतिम अभियान कलिंजर के विरुद्ध किया था। कलिंजर में शासक कीरत सिंह था। इसी अभियान में एक आग्नेयास्त्र चला रहा था शेरशाह, लेकिन बारूद के ढेर में जब गोला गिरता तो शेरशाह की मृत्यु हो जाती है आग लगने से।
शेरशाह ने प्रशासन में हिंदवी भाषा का प्रयोग किया था, जो उसकी व्यवहारिक समझ का परिचायक था। यानी कि जो कठिन भाषा जो लोग नहीं ज़्यादा पढ़े लिखे जानते थे, उर्दू या फारसी या फिर अरबिक इसने नहीं चलाया। हिंदवी ज़बान जो आम बोलचाल की भाषा थी उसको एडमिनिस्ट्रेशन की भाषा बनाया। 4 महत्वपूर्ण सड़कों का निर्माण कराया था बंगाल में। सोनार गाँव से आगरा, दिल्ली और लाहौर होती हुई पंजाब तक जाती थी। इस समय सबसे लंबी सड़क थी। सड़क ए आज़म इसको बोलते थे। दूसरी सड़क आगरा से बुरहानपुर तक, तीसरी सड़क आगरा से जोधपुर तक जाती थी और चौथी लाहौर से मुल्तान तक जाती थी। दिल्ली का अंतिम सम्राट हेमू के बारे में चर्चा करना जरूरी है। शेरशाह की मृत्यु के बाद इसका पुत्र जलाल खान इस्लाम शाह की उपाधि के साथ शासक बना था। शेरशाह सूरी के उत्तराधिकारियों में इस्लाम शाह एक अयोग्य दुराचारी शासक था। अपना प्रधानमंत्री इसने हेमू को बनाया था और संपूर्ण भार हेमू को सौंप दिया था। यहाँ से मुगलों को वापस भगाने की जिम्मेदारी हेमू को दे दी थी। अपने स्वामी के लिए हेमू ने युद्ध किए। 24 युद्ध हुए थे, इसमें 22 पे सफलता हेमू को मिली और एक समय पर दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया था हेमू। ऐसा कहते हैं कुछ महीनों के लिए दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू सम्राट था हेमू। लेकिन फिर बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा, बैटल ऑफ सरहिंद से अपना साम्राज्य हुमायूं गेन कर लेता है वापस, जो हम पढ़ चुके हैं, और इस तरीके से फिर से मुगल वंश की वापसी हो जाती है। शेरशाह सूरी मध्य युग का एक महत्वपूर्ण शासक माना जाता है, क्योंकि इसने कई सारे सुधार किए थे, जैसे राजस्व सुधार में इसने तय किया था कि राजस्व वापस, मतलब राजस्व जो तय किया जाता है वो बाकायदा वसूला जाए और राजस्व जो है किसानों से डायरेक्ट वसूला जाए, कोई भी मिडिल मैन ना रहे जिससे भ्रष्टाचार की संभावना रहे। तो रैयतवाड़ी सिस्टम इसको लागू किया था, जो आगे चल करके अंग्रेज सरकार भी अपनाती है कई जगह पर। रैयतवाड़ी सिस्टम में किसानों से प्रत्यक्ष संपर्क केंद्र के अधिकारी, यानी कि बादशाह के पर्सनल जो अधिकारी होते हैं वो जाते थे कर वसूलने के लिए, मतलब केंद्र से अधिकारी जाते थे। गांव के मिडिलमैन को नहीं शामिल किया जाता था टैक्स वसूली में, क्योंकि गांव के मिडिलमैन को शामिल करने से बहुत ज़्यादा करप्शन और जो करप्ट प्रैक्टिसेस हैं उनके बढ़ने की संभावना रहती थी। शेरशाह ने सर्वप्रथम अपने पिता की जागीर के प्रबंधक के रूप में प्रशासन की जानकारी ली और इस तरीके से उसे मुगल प्रशासन, सैनिक संगठन, वित्तीय व्यवस्था का अच्छा खासा ज्ञान हो गया था। इसने अपने पूरे मुगल साम्राज्य को, मतलब कह सकते हैं सूर साम्राज्य को 47 सरकारों यानी डिस्ट्रिक्ट में विभाजित किया था। अभी जब मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ेंगे तो आपको हायरार्की समझाएंगे किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन होता था, लेकिन ये समझिए कि सरकार को क्या बोलते थे, डिस्ट्रिक्ट बोलते थे। तो 47 डिस्ट्रिक्ट में इसने विभाजित कर दिया था। बंगाल सूबा, बंगाल प्रोविंस के लिए इसने अलग व्यवस्था लागू की थी। संपूर्ण सूबे को इसने 19 डिस्ट्रिक्ट में विभाजित कर दिया था और प्रत्येक सरकार के लिए एक सैनिक अधिकारी शिकदार और एक असैनिक अधिकारी अमीर बंगला की नियुक्ति की थी, जिससे जो विद्रोह वगैरह ज़्यादा होते थे बंगाल से उसको समाप्त किया जा सके। सैनिक सुधार किए थे, तो सैनिक सुधार अलाउद्दीन खिलजी ने जो पास्ट में किए थे उसी से ये प्रेरित था। बेईमानी को रोकने के लिए घोड़ों को दागने की प्रथा इसने लागू की और सैनिकों का हुलिया लिखने की व्यवस्था लागू की, जिससे मनसबदार या फिर जो बिकतादार टाइप के जो लोग होते हैं जो अपने अधीन सेना रखते हैं वो गलत पेमेंट ना ले जाएं, यानी कि वो ऐसा ना दिखाएं बादशाह को कि वो 10,000 सैनिक रखते हैं लेकिन वो पेमेंट ले रहे हो 20,000 का। तो इस तरीके से जो करप्शन या करप्ट प्रैक्टिसेस होती हैं, खजाना खाली करने वाली प्रैक्टिसेस, उसको रोकने का प्रयास किया था शेरशाह ने। मुद्रा प्रणाली में सुधार, शेरशाह के शासनकाल में भारतीय मुद्राओं में जो है काफ़ी सुधार हुआ था। जैसे हमने बताया कि आपको शुद्ध चांदी और सोने के सिक्के एक बार फिर से देखने को मिलने लगते हैं, जो सल्तनत के शासक चलवाया करते थे। चांदी का रुपया, तांबे का दाम सिक्का इसने चलाया था, जो आगे चल करके अकबर ने भी अपनाया था। हम बात कर लेते हैं हीट बजट ऑफ द अर्थ या फिर हीट बैलेंस, और जो इंसोलेशन होता है, जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन या इंसोलेशन जो बोलते हैं, उसको देख लेते हैं। सूर्य पृथ्वी के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। ये भी एक बार एग्जाम में आ चुका है कि पृथ्वी पर जितने भी इकोसिस्टम या एक्टिविटीज़ काम कर रही हैं उनका प्राथमिक स्रोत जो है वो सन है। जैसे फॉसिल फ्यूल जो हम जमीन के नीचे से निकाल रहे हैं वो भी सन की वजह से ही बना है एक तरीके से। जितनी भी एनर्जी चाहे हम रेन्यूएबल, नॉन रेन्यूएबल यूज़ कर रहे हैं, उसका अल्टीमेट सोर्स तो सन ही है। सूर्य अपनी ऊर्जा को अंतरिक्ष में सभी दिशाओं में लघु तरंग दैर्घ्य में विकीर्ण कर देता है। ठीक है, तो द सन रेडिएट्स इट्स एनर्जी इन ऑल डायरेक्शन इनटू स्पेस इन फॉर्म ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ। तो शॉर्ट वेवलेंथ में ऊर्जा छोड़ता है सन, इसको सोलर रेडिएशन कहा जाता है। तो सोलर रेडिएशन लघु तरंग दैर्घ्य में विकीर्ण होते हैं, यानी कि शॉर्ट वेवलेंथ में, ये ध्यान रखना जरूरी है। पृथ्वी की सतह इस विकिरणित ऊर्जा को केवल एक सूक्ष्म भाग को अवशोषित कर पाती है, यानी कि अगर इतना यूनिट है तो उनमें से केवल 2 यूनिट एनर्जी जो है प्राप्त कर पाएगी अर्थ, बाकी सब जो है इधर उधर चला जाता है। लघु तरंग दैर्घ्य के रूप में पृथ्वी की सतह द्वारा प्राप्त ऊर्जा को आने वाली विकिरण या सूर्यताप कहा जाता है। तो इंसोलेशन उसी को बोलते हैं जो सन से ऊर्जा हमारी पृथ्वी ग्रहण करती है, उसको हम लोग इंसोलेशन बोलते हैं। इनकमिंग सोलर रेडिएशन या फिर इंसोलेशन बोलते हैं, तो शॉर्ट वेव रेडिएशन हमारी पृथ्वी प्राप्त करती है। ठीक है, पृथ्वी की सतह
पर आने वाली जो विकिरण होती है उसको हम लोग बोलते हैं इनकमिंग सोलर रेडिएशन या फिर इंसोलेशन। पृथ्वी की सतह पर प्राप्त होने वाली सूर्यताप की मात्रा सूर्य से विकिरणित होने वाली मात्रा से बहुत कम होती है, क्योंकि पृथ्वी का आकार छोटा है और सूर्य इससे इसकी दूरी बहुत कम होती है। सूर्य से दूरी एक्चुअली ज़्यादा है, यहाँ पर कम लिखा है लेकिन इसमें कर लीजिए अधिक होती है। तो सूर्य से एक तो दूरी अधिक है और दूसरी चीज़ यह है कि इस पृथ्वी का आकार बहुत छोटा है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि जितनी भी एनर्जी शॉर्ट वेवलेंथ के रूप में छोड़ रहा है सन वो सारी मिल जाए पृथ्वी को, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ना ही पृथ्वी ग्रहण कर सकती है, ना ही पृथ्वी को इतनी ज़रूरत है। वायुमंडल में मौजूद जलवाष्प, धूल के कण, ओजोन और अन्य गैसों की जो मात्रा होती है सौर विकिरण को अवशोषित करती है। सोलर रेडिएशन जो रिसीव किया जाता है पृथ्वी में, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स, ओजोन, बाकी जो गैसेस हैं एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, ये भी स्मॉल अमाउंट सोलर रेडिएशन का अवशोषित करते हैं, यानी कि जो है ग्रहण करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी में भिन्नता के कारण वायुमंडल के शीर्ष पर प्राप्त होने वाला सौर विकिरण एक वर्ष में थोड़ा सा भिन्न होता है। मतलब एक वर्ष की अवधि के भीतर अलग अलग तरीके का, अलग अलग अमाउंट में सोलर रेडिएशन हमारी पृथ्वी एब्जॉर्ब कर पाती है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी 4 जुलाई को सूर्य से सबसे दूर होती है। इस तिथि को अपसौर हम लोग बोलते हैं। 4 जुलाई को क्या होता है, 4 जुलाई को फार्थेस्ट होती है अर्थ सन से, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपीलियन बोलते हैं। और जबकि 3 जनवरी को अर्थ नियरेस्ट होती है सन के, इस पोजीशन को हम लोग पेरिलियन बोलते हैं। अब इनकमिंग सोलर रेडिएशन है वो कितना प्राप्त होगा, इसकी मात्रा कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। ये समय जगह के हिसाब से बदलती रहती है। किन फैक्टर्स पर निर्भर करती है, जैसे पृथ्वी की अपनी धुरी पर जो परिक्रमा होती है, यानी कि रोटेशन जो होता है, उससे प्रभावित होता है कि इंसोलेशन कितना होगा अर्थ की तरफ। और दूसरा है सूर्य की किरणों का आपतन कोण, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसा होता है, इस पर भी डिपेंड करती हैं चीज़ें कि कितना इंसोलेशन होगा। ड्यूरेशन ऑफ डे, अलग अलग जगहों पर पृथ्वी पर ड्यूरेशन ऑफ डे कितनी, उसके हिसाब से भी इंसोलेशन डिपेंड करता है। ठीक है। और वायुमंडल की पारदर्शिता पर भी, क्योंकि वायुमंडल कितना पारदर्शी है, अगर क्लाउड्स वगैरह हैं तो इंसोलेशन कम होगा, और क्लाउड्स वगैरह मतलब क्लाउड्स ज़्यादा हैं तो इंसोलेशन कम होगा, क्लाउड्स वगैरह कम है तो इंसोलेशन ज़्यादा हो सकता है। और आप पृथ्वी का आवरण, एटमॉस्फेयर कितना, कहाँ कहाँ पर मोटाई ज़्यादा है, कौन कौन सी गैसें प्रेजेंट हैं, इस पर भी डिपेंड करता है। तो एक एक करके बात कर लेते हैं। जैसे अपनी धुरी पर जो परिक्रमा होती है, यानी कि जो रोटेशन होता है, उससे इंसोलेशन कैसे प्रभावित होता है। हम सभी जानते हैं, हम सभी ने एनसीईआरटी में पढ़ा है कि सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा के तल के साथ जो परिक्रमा जो करती है पृथ्वी हमारी, तो 66.5 डिग्री से झुकी हुई है। ठीक है, अपनी धुरी पर घूमते हुए टिल्टेड है। तो इस वजह से ज़्यादातर जो इंसोलेशन है वो किसको रिसीव होता है, इक्वेटर के पास ज़्यादा रिसीव होता है। विभिन्न अक्षांशों पर पड़ने वाली सूर्यताप की मात्रा पर अधिक प्रभाव पड़ता है। ये टिल्टेड होने के कारण जो है जो ये एक्सपोज सरफेस होती है, इसमें ज़्यादा इंसोलेशन आता है, और पीछे जो चली जाती है सरफेस उसमें कम आता है। अलग अलग समय अवधि में ये होता है। सूर्य की किरणों का आपतन यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसा है, इस पर भी चीज़ें डिपेंड करती हैं। जहाँ जैसे मान लीजिए एंगल ऑफ इंसिडेंस इस तरीके का है, तो ज़्यादा लो एंगल है तो यहाँ पर कम इंसोलेशन आएगा। ये डायरेक्टली ओवरहेड जहाँ पर होता है, जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इक्वेटर के पास, वहाँ पे ज़्यादा होगा। ठीक है, लोअर इंसिडेंस ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न साउथ पोल पर फिर से कम होता है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जहाँ पर कम होगा वहाँ पर सोलर इंसोलेशन भी कम होगा, ये ध्यान रखना है आपको। अलग अलग भागों पर दिन की अवधि जहाँ जहाँ पर अलग अलग होती है, वहाँ पर डिपेंड करता है। जैसे दिन की अवधि अलग अलग जगह पर अलग अलग मौसम के हिसाब से अलग होती है। जैसे पृथ्वी की सतह पर प्राप्त होने वाली सूर्य ताप की मात्रा तय करती है। जितना दिन जितना लंबा होगा, इंसोलेशन की मात्रा उतनी ही अधिक होती है। इसके विपरीत छोटा दिन निम्न सूर्य ताप प्राप्ति का कारण बनता है। जहाँ जहाँ पर पृथ्वी के भागों में दिन छोटा होगा वहाँ पर इंसोलेशन कम होगा, जहाँ जहाँ पर दिन बड़ा होगा इंसोलेशन ज़्यादा होगा। सिंपल सी बात है। पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी अपनी धुरी पर सूर्य के चारों ओर घूमती है, 6.5 डिग्री के कोण पर घूमती है, मतलब 66.5 डिग्री, माफ कीजिएगा। विभिन्न अक्षांशों पर प्राप्त होने वाला जो इंसोलेशन है झुकी हुई धुरी पर डिपेंड करती है। पृथ्वी की सतह की वक्रता के कारण सूर्यताप भूमध्य रेखा की ओर केंद्रित होता है, तो ज़्यादातर इक्वेटर की तरफ ज़्यादा इंसोलेशन होता है। वातावरण की पारदर्शिता, जैसे बादलों के आवरण और उसकी मोटाई, धूल के कण, वाटर वेपर कितना प्रेजेंट है, इस पर भी डिपेंड करता है कि इंसोलेशन कितना अवशोषित होगा। जैसे घने बादल होते हैं तो जो सोलर रेडिएशन होता है और पृथ्वी तक पहुंचने से रुकता है। घने बादल सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं होने देते हैं पृथ्वी पर, मतलब खुद एब्जॉर्ब कर लेते हैं लेकिन यहाँ तक नहीं पहुँचने देते हैं अर्थ तक। इसी तरह जलवाष्प और सौर विकिरण को अवशोषित कर लेता है, जिसके परिणाम स्वरूप सतह पर कम सूर्य ताप पहुंचता है। इंसोलेशन कम होता है क्योंकि वाटर वेपर सौर विकिरण को अवशोषित कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है।
और जब सौर विकिरण वायुमंडल से होकर गुजरता है, जल वाष्प, ओजोन की जो लेयर है, अन्य गैसें, अवरक्त विकिरण मुख्य रूप से क्षोभ मंडल में यानी कि ट्रोपोस्फेयर में अवशोषित होता है, क्योंकि वाटर वेपर काफी सारा क्षोभ मंडल में ही पाया जाता है। ट्रोपोस्फेयर में क्षोभ मंडल में बहुत छोटे निलंबित कण यानी सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं। दृश्यमान स्पेक्ट्रम को अंतरिक्ष और पृथ्वी की सतह दोनों ओर बिखेर देते हैं और आकाश में रंग भर देते हैं। तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन वगैरह देखने को मिलता है। स्कैटरिंग, रिफ्रैक्शन, इससे हमको अलग अलग कलर्स देखने को मिलते हैं। ठीक है। डूबते और उगते सूरज का लाल रंग, आकाश का नीला रंग वायुमंडल के भीतर प्रकाश के बिखराव या छितराव या स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से देखने को मिलता है। यह भी पूछा गया था, अभी शायद एक पेपर हुआ था। स्कैटरिंग ऑफ लाइट से हमको ये देखने को मिलता है। तो इनकमिंग सोलर रेडिएशन या इंसोलेशन को प्रभावित करने वाले ये कारक हैं। अब अगली क्लास में हम इसमें पार्ट 2 जो करेंगे, इसमें एल्बिडो के बारे में पढ़ेंगे। एल्बिडो से बहुत क्वेश्चन कई बार आते हैं। हर बार आप देखेंगे एक साल छोड़ करके एक साल एल्बिडो से क्वेश्चन जरूर आता है। तो एल्बिडो हम लोग देखेंगे, एल्बिडो का कॉन्सेप्ट क्या है और अलग अलग सर्फेसेस का एल्बिडो कैसा होता है, इसको हम लोग समझेंगे नेक्स्ट क्लास में। बजट के पास होने में जो चरण हम लोग स्टडी कर रहे थे, 6 चरण होते हैं। और जो फंड्स होते हैं, जैसे आर्टिकल 266 में कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया यानी भारत की समेकित निधि के बारे में दिया हुआ है। तो क्या क्या होता है इसमें, कहाँ से पैसा आता है, कहाँ से जाता है, कौन निकाल सकता है, कौन इसका संरक्षक है, वो देख लेते हैं, क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चन बन चुके हैं। वैसे फंड टू विच ऑल रिसिप्ट्स आर क्रेडिटेड एंड ऑल पेमेंट्स आर डेबिटेड, ये है आपका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ऑल रेवेन्यूज रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जितना राजस्व भारत सरकार रिसीव करती है जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, यानी भारत की समेकित निधि में। जितना लोन जो है गवर्नमेंट रेस करती है ट्रेजरी बिल्स के माध्यम से, अदर लोन के माध्यम से एंड मीन्स ऑफ एडवांसेस के माध्यम से, वो सब इसमें आता है। ऑल मनी रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट इन द रीपेमेंट ऑफ लोन्स फॉर्म्स द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। जो भी लोन सरकार ने दिया होता है वो वापसी आता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, ये याद रखना है। ऑल द लीगली ऑथराइज्ड पेमेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर मेड आउट ऑफ दिस फंड। लीगली ऑथराइज्ड पेमेंट जो भारत सरकार के बिहाफ पे किए जाते हैं वो रिसीव किए जाते हैं या फिर पे किए जाते हैं इस फंड से। नो मनी आउट ऑफ दिस फंड कैन बी अप्रोप्रिएटेड, इशूड और ड्रॉन एक्सेप्ट इन अकॉर्डिंग विद द पार्लियामेंट्री लॉ। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में पैसा डालने के लिए या निकालने के लिए जो है पार्लियामेंट्री लॉ की जरूरत पड़ती है, यानी इसमें एग्जीक्यूटिव एक्शन, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अपने मन से एक्शन नहीं ले सकता है, इसमें पार्लियामेंट्री लॉ की जरूरत पड़ती है, या पार्लियामेंट्री एक्शन या पार्लियामेंट्री प्रोसीजर की जरूरत पड़ती है, ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 266 क्लॉज नंबर 2 में दिया हुआ है पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया के बारे में। तो पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया में कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अलावा जो भी मनी होता है वो क्रेडिट किया जाता है। ऑल द पब्लिक मनी बेसिकली रिसीव्ड बाय ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पब्लिक मनी इसमें बेसिकली आता है। पब्लिक मनी में क्या क्या आता है, प्रोविडेंट फंड डिपॉजिट्स, ठीक है, पीएफ डिपॉजिट, जुडिशियल डिपॉजिट्स, सेविंग बैंक डिपॉजिट, डिपार्टमेंटल डिपॉजिट, रेमिटेंसेस, ये सब। दिस अकाउंट इज ऑपरेटेड बाय एग्जीक्यूटिव एक्शन, ये एग्जीक्यूटिव एक्शन के द्वारा ऑपरेट किया जा सकता है। जैसे एक नॉर्मल बैंक अकाउंट चलाया जाता है वैसे ही इसको चलाया जा सकता है, पार्लियामेंट्री लॉ बनाने की जरूरत इसके लिए नहीं होती है। पेमेंट्स फ्रॉम दिस अकाउंट कैन बी मेड विदाउट पार्लियामेंट्री अप्रोप्रिएशन, संसद से विनियोग विधेयक पारित किए बिना इसमें पैसा डाला निकाला जा सकता है। ठीक है, सच पेमेंट्स आर मोस्टली इन द नेचर ऑफ बैंकिंग ट्रांजेक्शन, बैंकिंग ट्रांजेक्शन के फॉर्म में पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया से ट्रांजेक्शन किए जा सकते हैं। अब आ जाते हैं कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, आर्टिकल 267 में दिया है। कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया अमाउंट्स डिटरमाइंड बाय लॉ आर पेड फ्रॉम टाइम टू टाइम, जो विधि बना करके जब कुछ पैसे क्रिएट किए जाते हैं, निकाले जाते हैं, ठीक है, उसको हम लोग मतलब वो जो है कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया से निकाले जाते हैं। ये प्रेसिडेंट के डिस्पोजल पर होता है, यानी कि उनके संरक्षण में, उनके अधीन होता है। कोई भी पैसा यहाँ से निकाला जा सकता है प्रेसिडेंट के अप्रूवल से। प्रेसिडेंट कैन मेक एडवांसेस आउट ऑफ इट टू मीट द अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर पेंडिंग इट्स ऑथराइजेशन बाय द पार्लियामेंट। मान लीजिए पार्लियामेंट किसी भी कारण से जो है नहीं चल पा रहा है, सदन नहीं चल पा रहा है और एकदम से एक्सपेंडिचर करने के लिए मनी की जरूरत है, तो इससे कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकाला जा सकता है, प्रेसिडेंट निकाल सकते हैं। द फंड इज हेल्ड बाय द फाइनेंस सेक्रेटरी ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट, इस फंड को होल्ड करते हैं फाइनेंस सेक्रेटरी प्रेसिडेंट की बिहाफ पर, ऑपरेटेड बाय एग्जीक्यूटिव एक्शन। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है अगर सलाह देंगे या फिर कह सकते हैं हम परामर्श देंगे प्रेसिडेंट को कि पैसा निकाला जाना चाहिए, तो प्रेसिडेंट पैसा निकाल सकते हैं, सिंपल बात है। यूट्रोफिकेशन चैप्टर जो है हमको स्टडी करना है, ये पूरा एक ही भाग में हम लोग कंप्लीट करेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसको कर लेंगे, क्योंकि 10-12 मिनट में इसको समझाने में लगेगा और फिर साइंस वाले सर को भी इसमें अपना लेक्चर जोड़ना होता है,
तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इसको हम लोग क्लास नंबर 37 में हम लोग पढ़ लेंगे यूट्रोफिकेशन को। तब तक आप साइंस वाला ये देखिए और हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तो डे नंबर 36 में आ चुके हैं साइंस सेक्शन के ऊपर, जिसमें आज के हमारे टॉपिक होंगे जो भी हमने न्यूटन चाचा के लॉ पढ़े थे, पहला, दूसरा, तीसरा, डेली लाइफ में किन किन चीज़ों को इनसे एक्सप्लेन किया जा सकता है, मतलब कि इनके एप्लीकेशन वो देखेंगे, और साथ में लीनियर मोमेंटम के कंजर्वेशन के ऊपर जो जो चीज़ें आप डेली लाइफ में देखते हो उनको भी। इससे पहले हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं न्यूटन भाई साहब के 1, 2, 3 तीनों लॉ के ऊपर, जो भी उसमें थ्योरीज हैं सारी बता चुके हैं। लेकिन ये थ्योरीज आखिर किस बुक में हम लोगों ने निकाली है? मार्केट में जितनी भी किताब है उसमें न्यूटन के तीनों लॉ की डेफिनेशन एकदम सेम है, लेकिन वो उठाई कहाँ से गई है? तो वो यहाँ से। इस किताब का नाम है फिलॉसफी नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि न्यूटन के ये जो तीनों लॉ हैं ये फिजिक्स में एप्लीकेबल होते हैं, लेकिन जिस किताब से उठाया है उसका टाइटल है मैथमेटिका, तो ये क्या ही मजाक चल रहा है। वैसे आप लोगों की बात कुछ हद तक सही भी है। इसाक न्यूटन इनका पूरा नाम है, आइजैक न्यूटन भी बोलते हैं। अब कुछ लोग आशिक न्यूटन इसका बना सकते हैं। इन्होंने ये किताब 1686 में पब्लिश कराई थी, मतलब जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनी उसके 86 साल बाद, और ये आते थे ब्रिटिश से। तो एक वजह और मिल गई लोगों के कि इनसे इतनी नफ़रत क्यों है लोगों को, ये ब्रिटिश थे शायद इसलिए। अब ये जो किताब का टाइटल है इसे हिंदी में अगर ट्रांसलेट किया जाए तो बनेगा प्राकृतिक दर्शन के गणितीय सिद्धांत। मतलब अगर सेकंड लॉ की बात करें तो उसमें एक इक्वेशन दे रखी है और उस इक्वेशन की वजह से हो सकता है मैथमेटिका नाम रख दिया गया हो। खैर, इस पे ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। अब इस बुक के अंदर जो मेन कंटेंट है वो है किस बारे में? मोशन ऑफ बॉडीज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, कि बाहर से अगर किसी चीज़ पे कोई फोर्स लग रहा है तो वो चीज़ कैसे आगे बढ़ेगी, कब रुकेगी, कितना आगे बढ़ेगी, ये सब चीज़ों के ऊपर यहाँ बात बताई गई है। और ये तीनों के तीनों लॉ वहाँ पे आपको लिखे हुए मिल जाएंगे। वैसे इनके पास जाने की ज़रूरत नहीं है, पिछले वीडियो में मतलब इसके पहले वाले पार्ट में हम बता चुके हैं तीनों लॉ को अच्छे से एकदम कायदे से। लेकिन जो पहला लॉ है उसे लॉ ऑफ इनर्शिया कहा जाता है, क्योंकि इनर्शिया के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, और चाहे किसी भी टाइप का इनर्शिया हो दोनों फर्स्ट लॉ में ही कवर होगा। सेकेंड लॉ को लॉ ऑफ मोमेंटम बोलते हैं, मतलब संवेग का नियम। तीसरे लॉ को एक्शन रिएक्शन लॉ भी बोलते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ये सीधे सीधे आप याद कर लो, हो सकता है यही दे के पूछ लें कि किस लॉ का एग्जाम्पल है। अब जैसा कि हम लोगों ने देखा कि इनर्शिया में अगर कोई चीज़ रुकी है तो वो तब तक रुकी रहेगी जब तक बाहर से उसके ऊपर कोई अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स आके ना लग जाए। वैसे ही अगर कोई चीज़ चल रही है तो वो चीज़ तब तक चलती रहेगी जब तक उसको बाहर से कोई फोर्स ना मिल जाए उसको रोकने के लिए। तो जो पहली वाली कंडीशन है वो है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ के बाद जो भी चीज़ लिखी है मतलब वो बॉडी उसी अवस्था में रहना चाहती है। जैसे ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट मतलब वो रुकी रहना चाहती है। ये है इनर्शिया ऑफ मोशन, जो हमने चीज़ बाद में बताई, तो वो इसमें कवर है। इनर्शिया ऑफ के बाद क्या है? मोशन। तो मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट उसी अवस्था में रहना चाहता है, अगर उसकी अवस्था को बदलने का प्रयास किया तो वो पक्का विरोध करेगा। कैसे विरोध करेगा, इसी बारे में तो आज वीडियो बनाना है पूरा, और एग्ज़ाम में भर भर के आयोग लोग इससे क्वेश्चन भी पूछते हैं। तो सबसे पहले न्यूटन के पहले लॉ की बात करते हैं। लेकिन ये क्या पागल बना रहे हो, आपने बोला न्यूटन का पहला लॉ, लेकिन यहाँ पे हेडिंग लगी है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो जैसा कि हम बता चुके हैं ऑलरेडी कि चाहे किसी भी टाइप का इनर्शिया हो पहले लॉ में ही कवर होगा। अब आप लोग खुद सोच लो कि पागल कौन है। खैर, किसी को ऑफेंड होने की ज़रूरत नहीं है, अटेंटिव हो जाओ। बल्कि यहाँ से आप लोगों ने कई बार इस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया होगा कि अपने बिस्तर का गद्दा जब भी झाड़ते हो, या फिर कोई कालीन है मिर्ज़ापुर वाली, वैसे मिर्ज़ापुर में आप जो सोच रहे हो वो कालीन तो है ही है, लेकिन कालीन का हब भी मिर्ज़ापुर को ही बोलते हैं, भदोही को। तो खैर, वो वाली कालीन के ऊपर अगर डंडा मारोगे तो उस कालीन से धूल झर के बाहर निकलती है। और ऐसा ही
आपके गद्दे के साथ भी होता है जो कि आपके बिस्तर के ऊपर है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे ही इस कालीन या गद्दे के ऊपर डंडा पड़ा तो ये कालीन हरकत में आ गया, वाइब्रेट करने लगा, लेकिन इसके ऊपर जो ये धूल के पार्टिकल चिपके हुए हैं ये रेस्ट पे थे, तो रेस्ट पे ही रहना चाहते हैं और आपने उनकी स्टेट को चेंज करने की कोशिश की। स्टेट मतलब उत्तर प्रदेश नहीं, अवस्था। आपने उसको रेस्ट पोजीशन से हटाने की कोशिश की तो वो विरोध करते हुए इस कंबल से ही बाहर निकल गए। ये चीज़ हो रही है। तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ? इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। एक और एग्जाम्पल देख लो। आप बैठे हुए हो कानपुर से झांसी की बस में और जैसे ही वो चलती है आगे, वैसे ही आप पीछे की तरफ खिंचाव महसूस करते हो, आपकी बॉडी पीछे जा रही होती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपके पूरे के पूरे शरीर को रेस्ट पोजीशन की आदत हो चुकी है बस में बैठे बैठे। अब जैसे ही बस आगे चली तो ये जो निचला पोर्शन है कमर से नीचे का, इसने तो एक्सेप्ट कर लिया कि हम मोशन में आ गए हैं, लेकिन जो ऊपर का पोर्शन है वो एक्सेप्ट नहीं कर पाया, उसको रेस्ट की पोजीशन पे रहना है, जिस वजह से वो विरोध कर रहा है। तो ये भी इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जाम्पल है। आपने कई बार ये चीज़ नोटिस किया होगा कि जिनके घर शीशे के बने होते हैं वो पत्थर नहीं मारा करते, लेकिन उनके घर पे अगर कोई पत्थर मार दे तो चकनाचूर हो जाती है पूरी खिड़की। लेकिन अगर उसी घर पे कोई गोली चला दे, फायर कर दे, तो हल्का सा छेद हो जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा इधर उधर चटक जाएगा, बस कांच के टुकड़े टुकड़े नहीं होंगे। तो ऐसा क्यों हुआ? इतना बड़ा पत्थर आपने मार दिया तो कांच चकनाचूर हो गया, लेकिन अगर फायर किया तो हल्का सा छेद हुआ और बाकी मैक्सिमम चटक जाएगा और कहीं कुछ नहीं होगा। तो ये क्यों हुआ? देखिए, ऐसा है कि जैसे ही आपने फायर किया और ये मान लीजिए गोली इसको टच होने वाली है, तो पहली बात तो गोली का मास इतना कम होता है और दूसरा उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, जिस वजह से जिस भी हिस्से को गोली ने टच किया वो हिस्सा केवल मोशन में आएगा, बाकी पूरा का पूरा ये जो कांच है ये रेस्ट पोजीशन पे रहना चाहेगा। इस वजह से इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और जब तक इस पे फ़र्क पड़ेगा तब तक ये गोली इसको छेद के बाहर निकल चुकी होगी। तो ये कहानी होती है। और वहीं इतने से पत्थर को आपने एक तो इतनी कम वेलोसिटी से फेंका, तो ऐसे में हुआ ये कि जिस भी पोजीशन पे ये पत्थर टकराया उसके साथ साथ जो अगल बगल के पार्ट्स थे वो भी हरकत में आ गए, जिस वजह से सारे एक साथ चटक गए। मतलब ये अपनी इनर्शिया ऑफ रेस्ट मेंटेन नहीं कर पाए, ये भी साथ साथ मोशन में चले गए, वाइब्रेट मारने लगे। एक और एग्जांपल देख लो। ये गिलास है, इसके ऊपर ये गत्ते का टुकड़ा है और उसके ऊपर एक सिक्का है। अगर इसको धीरे से खींचोगे तो ये सिक्का यहीं का यहीं रखा रहेगा और ये जो पीस ऑफ पेपर है ये आपके हाथ में होगा। लेकिन अगर अचानक से झटके से इसको खींचोगे तो कुछ इस प्रकार से ये कागज़ तो आपके हाथ में आ जाएगा, लेकिन ये सिक्का नीचे चला जाएगा, क्योंकि जैसे ही आपने इसको खींचा, झटका दिया, वैसे ही ये जो पीस ऑफ पेपर है ये अपनी अवस्था बदल लेगा, लेकिन ये जो सिक्का है ये अपनी इनर्शिया ऑफ रेस्ट मेंटेन करने के चक्कर में उस मोशन को अपोज करेगा और नीचे चला आएगा, आपके हाथ में नहीं आएगा, जबकि ये कागज़ आपके हाथ में ऑलरेडी है। एक और मोस्ट फेमस एग्जांपल देख लो। ये बंदा किस तरीके से इस सेब वाले पेड़ को कस कस के हिला रहा है। अब आप लोग सोच रहे होंगे अच्छा हुआ ये नज़ारा न्यूटन ने नहीं देखा, खैर वो बात अलग है। लेकिन जैसे ही इसने पेड़ की टहनियों को हिलाना चालू किया, वैसे ही ये पेड़ मतलब ये पेड़ से जो सेब है वो पट्ट पट्ट गिरने लगेंगे। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जैसे ही इसने टहनियों को हिलाना चालू किया तो टहनियों ने अपनी स्टेट में जो भी चेंज था उस मोशन को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन उस पे टंगे हुए ये जो सेब थे ये नहीं एक्सेप्ट कर पाए और इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से ये सीधे सीधे नीचे गिर गए, ये टूट के गिर गए, लेकिन उस मोशन को इन्होंने एक्सेप्ट नहीं करा। तो अभी तक हम न्यूटन बाबा के पहले ही लॉ पे चल रहे हैं, इसके बावजूद ये हेडिंग बदल गई है, क्योंकि अगेन किसी भी टाइप का इनर्शिया क्यों ना हो वो न्यूटन के पहले ही लॉ में कवर होता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन के बारे में कि कौन कौन सी चीज़ें
डेली लाइफ में उससे संबंधित अपने को दिखती हैं। फॉर एग्जांपल ये बस ऐसे आगे जा रही है और अचानक से कोई गाय भैंस इसके सामने आ जाए तो ड्राइवर पक्का ब्रेक मारेगा, और जैसे ही ऐसा होगा तो आप लोग जो भी इसमें बैठे होंगे वो आगे खिसक जाओगे। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जैसे ही गाड़ी में ब्रेक लगा वो रेस्ट पे आने को हुई, तो जो आपके कमर के नीचे का हिस्सा है उसने तो उस चेंज को एक्सेप्ट कर लिया कि चलो रेस्ट पे जाना है, लेकिन जो अपर बॉडी है कमर के ऊपर का हिस्सा वो अभी भी इनर्शिया ऑफ मोशन को मेंटेन करने के चक्कर में, जिस वजह से वो रेस्ट पोजीशन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, तभी वो आगे चला गया बावजूद इसके कि बस जो है वो रुक चुकी है। एक और एग्जांपल देख लो, गिरते हैं शहसवार मैदानी जंग में। तो ये जो सोल्जर है या फिर कोई ऐसे ही फालतू में किसी कन्या को इम्प्रेस करने के चक्कर में है, ये पट्ट से घोड़े से क्यों गिरा? क्योंकि जैसे ही घोड़ा रुकने को हुआ वैसे ही इसकी जो अपर बॉडी है ये उस रेस्ट को एक्सेप्ट नहीं कर पाई, और ये मोशन मेंटेन करने के चक्कर में इस पूरी बॉडी को साथ में ले गई, मतलब बंदा गिर गया कुल मिला के। तो भाई इनर्शिया दो टाइप के होते हैं, मोशन और रेस्ट, और क्या क्या उससे एसोसिएटेड एग्जांपल होते हैं सारे अपन ने देख लिए। अब सवाल ये उठता है कि इनर्शिया आखिर डिपेंड किस पे करता है, कौन सी ऐसी चीज़ हम बढ़ा या घटा दें तो उस हिसाब से इनर्शिया घट या बढ़ जाए। तो एक ही चीज़ मैटर करती है भाई, मास। आप ये बताओ इसमें कि मॉल में इस डलिया को खाली लेके घूमोगे तो अचानक से कोई रास्ते में आ जाए तो किसको पकड़ के रोकना आपके लिए आसान है, इसको या इसको जिसमें कई सारा सामान भरा हुआ है? तो जाहिर है जो डलिया खाली है वो आसानी से रुक जाएगी, लेकिन अगर उसमें कोई सामान भरा हुआ है तो उसको रोकना उतना ही कठिन होगा। इससे एक चीज़ साबित होती है कि जो चीज़ जितनी हैवी होगी, जितनी भारी होगी, वो उतना ज़्यादा इनर्शिया शो करेगी, चाहे वो रेस्ट का हो या फिर मोशन का। मतलब मास जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा इनर्शिया आपको देखने के लिए मिलेगा। अब पहले लॉ की बातें तो बहुत हो गई, अब चलो दूसरे लॉ पे। एक्सप्लेनेशन इसका आपको ऑलरेडी दे चुके हैं, और वहाँ पे इससे पहले हमने मोमेंटम के बारे में भी बताया था। मतलब कुछ नहीं, मास इनटू वेलोसिटी होता है बस। और ये कौन सा मोमेंटम है? तो ये है लीनियर मोमेंटम। एंगुलर की बात हम न्यूटन वाले किसी चैप्टर में करते ही नहीं हैं, उसकी कहानी पूरी अलग है, और अगर इम्पोर्टेंट होगा तो उस पर बाकायदगी कर भी ली जाएगी, क्यों टेंशन ले रहे हो। तो मोमेंटम का संबंध सेकंड लॉ से भी है, थर्ड लॉ से भी है। अगर बात करें सेकंड लॉ से कैसे है, क्योंकि मोमेंटम की परिभाषा ही उसी नियम की वजह से उत्पन्न हुई है। अगर F बराबर ma इक्वेशन नहीं देनी होती तो P बराबर mv भी नहीं होता। इससे क्या साबित हुआ कि न्यूटन ने अपना दूसरा लॉ देने से पहले मोमेंटम की डेफिनेशन ऑलरेडी दे दी थी। तो मोमेंटम की डेफिनेशन किस पे आधारित है? न्यूटन के सेकंड लॉ पे। और अगर इस बारे में देखें कि मोमेंटम का जो कंजर्वेशन है लीनियर मोमेंटम का, वो किस पे आधारित है? तो थर्ड लॉ पे। अभी पूरी डिटेल जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। वैसे काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि बोलता इतना है कि कान से खून निकल जाए। अब इन दोनों लड़कों को देखो, इसमें से जो ये पहले वाला है इसने फुटबॉल को किक मारा, इसके पैर में तो कुछ नहीं हुआ लेकिन फुटबॉल काफ़ी दूर भाग गई। लेकिन वहीं इस वाले बंदे की नज़र थोड़ी ख़राब है, इसने इस पत्थर को फुटबॉल समझ लिया, और जैसे ही इसने इसको मारा तो इसका पैर चुटा गया और ये पत्थर अपनी जगह से हिला भी नहीं। ऐसा क्यों हुआ? मास की वजह से। इसका मास ज़्यादा था, इसका कम था, तो कम मास होने की वजह से जरा से एफर्ट में ये भाग गई, और इसका मास ज़्यादा था तो रिएक्शन फोर्स जो भी इससे हमें मिला पत्थर से वो इतना ज़्यादा हो गया कि पैर इसका चुटा गया, और रिएक्शन फोर्स इससे भी उतना ही मिला था लेकिन मास कम होने की वजह से इसका पैर बच गया। तीसरा लॉ बता चुका हूँ, इसीलिए गारंटी से रिएक्शन फोर्स का नाम ले रहा हूँ। जब भी आपको चोट लगती है तो मास का तो रोल होता ही है, लेकिन साथ में इस बात का भी कि कोई भी चीज़ कितनी तेज़ी से आपसे टकराई है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये है क्रिकेट की बॉल, और ये है एक कमज़ोर फील्डर, हाथ से तो रोक नहीं पाया, चेहरा और चुटवा लिया। और चेहरा इसका क्यों चुटाया? क्योंकि
बैट्समैन के बैट से कट इतना मजबूत लगा था, यानी कि बाहरी किनारा, जिस वजह से इस बॉल की स्पीड बढ़ गई और ये आके इसको लग गई तेज़ी से। और वहीं अगर मान लो एकदम धीमी गति से ये बॉल फेंकी जाती तब थोड़ी ना लग जाती। इसके मायने ये हुए कि अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट की वजह से चोट लगती है तो दो चीज़ों पे वो चोट डिपेंड करेगी। सबसे पहले वो कितनी तेज़ी से आप तक पहुंचा है, जो कि हमने अभी साबित किया। और इससे पहले जो हमने बात की ऊपर उन दो लड़कों वाली फुटबॉल और पत्थर जो लात मार रहे थे, उसमें हम ये साबित करना चाहते थे कि मास का भी रोल होता है, कि जो चीज़ ज़्यादा हैवी है उससे आपको चोट ज़्यादा लगेगी, लेकिन जो चीज़ मान लो हल्की भी है और अगर वो तेज़ी से आप तक पहुंच जाए तो भी आपको चोट लग सकती है। नहीं यकीन आता तो इतनी हल्की बुलेट अगर गन से फायर कर दी जाए तो क्यों इंसान मर जाता है? वेलोसिटी का तो रोल होता ही ना है ना। वरना अपने हाथ से उस गोली को फेंक के दिखाना, वो इंसान जिस पे गोली चली है वो उसको पकड़ के हंसने लगेगा, और वहीं अगर बंदूक उसको दिखा भी दो तो भी वो हाथ खड़े कर देगा, क्योंकि उसको पता है कि अगर ट्रिगर दब गया तो बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपने कई बार इस चीज़ को देखा होगा, जो भी क्रिकेट प्रेमी हो, कि जो भी फील्डर बाउंड्री के आसपास खड़ा होता है, जब भी वो इस तरीके से कैच पकड़ता है तो अपने हाथ को ऐसे पीछे ज़रूर खींचता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि जितना भी फोर्स आप पे लगने वाला है उसका टाइम आप बढ़ा दो, तो किसी पर्टिकुलर टाइम में जो आप पे फोर्स लगता है उसे इम्पल्स कहते हैं। हीरो इम्पल्स नाम से एक मोटरसाइकिल भी आती थी पहले। अगर ये बंदा सीधे सीधे यहीं पे कैच करने की कोशिश करता तो जिस हिसाब से ये बॉल स्पीड पकड़े हुए है तुरंत इसके हाथ में लग जाती, लेकिन अगर इसको पीछे खींच ले तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा यहाँ से लेके यहाँ तक हाथ को लाने में, वैसे वैसे इस फोर्स का इम्पैक्ट भी कम हो चुका होगा। दूसरे शब्दों में समझो, इस बॉल में मास है, इसमें वेलोसिटी भी है, तो जाहिर सी बात है इसका कुछ ना कुछ मोमेंटम ज़रूर होगा, और जैसे ही आप इसको रोकने की कोशिश करोगे इसका मोमेंटम जीरो हो जाएगा। तो अगर सडन यानी अचानक से मोमेंटम जीरो हो जाए तो जिस चीज़ का मोमेंटम जीरो होगा वो आपको तगड़ा नुकसान भी पहुंचा सकती है, लेकिन यही मोमेंटम जीरो होने में अगर थोड़ा टाइम मिल जाए तब आपको होने वाला जो इम्पैक्ट है वो कम हो जाएगा। और इसी चक्कर में इसने अपने हाथ पीछे खींचे हुए हैं। खैर, इसने मेरा लेक्चर तो नहीं अटेंड किया था, लेकिन इसके कोच ने इसको ट्रेनिंग दी होगी तभी ये हाथ पीछे खींचे हुए हैं। लेकिन वो ट्रेनिंग अपने को तो मिली नहीं है, अपने को आयोग का एग्ज़ाम क्रैक करना है, और जिसका पूरा लॉजिक हमने बता दिया। अभी एक और एग्जांपल देखो। बाइक या गाड़ियों में जो शॉकर लगे होते हैं उनका पर्पस ये होता है कि जो भी झटके की वजह से इम्पैक्ट पड़ने वाला है गाड़ी पे उसको ये सोख ले। मतलब सेम वही कंसेप्ट जो कि ऊपर लगा हुआ है कि बंदे ने अपने हाथ पीछे क्यों खींचे, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो प्रोसेस है ये शॉक एब्जॉर्बर की तरीके काम किया है। तो जो भी झटका मिलेगा ना गाड़ी को बाहर से, वो सीधे सीधे यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएगा, क्योंकि टाइम मिल जाएगा उस झटके के मोमेंटम को ज़ीरो होने के लिए, जिसके बाद उस झटके की जो एनर्जी है वो हीट में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि ये शॉकर गर्म हो चुके होंगे। अभी भाई साहब आ जाओ तीसरे लॉ के ऊपर। तो लीनियर मोमेंटम की डेफिनेशन दूसरे लॉ पे आधारित है, लेकिन इसका कंजर्वेशन तीसरे लॉ पे आधारित है। अभी इस बात को साबित कर भी देंगे। अभी इसको देख के वीडियो बंद करके भाग मत जाना, आप पे नहीं गोली चलने वाली है। ये जस्ट एक एग्जांपल है। वैसे पुराने टाइम पे जो हॉरर शो होते थे ना टेलीविज़न वाले, आहट वगैरह, उसमें कोई बंदा पिक में देख ले तो भी असल में गोली चल के मर जाता था। ये तो अजीब बात है। तो चलो भाई मुद्दे पे आते हैं। इसने क्या किया, एक गोली चलाई और इससे जो बुलेट निकली इसका मास स्मॉल एम है और वेलोसिटी वी है, और ये ऐसे आगे जा रही है, तो इसका मोमेंटम है आगे की तरफ m इंटू स्मॉल वी, इस तरीके से है। आप इसको दूसरी तरीके से ऐसे भी समझ सकते हो कि ट्रिगर दबने के बाद बंदूक ने इस पर फोर्स लगाया जिसकी डायरेक्शन आगे है। ये दोनों ही बातें अपनी अपनी जगह पे सत्य हैं। अब न्यूटन चाचा के तीसरे लॉ के हिसाब से एक फोर्स इस बंदूक के द्वारा पीछे की डायरेक्शन में भी लगेगा।
क्योंकि बंदूक ने गोली पे फोर्स लगाया, तो इसके बदले में गोली भी बंदूक के ऊपर फोर्स लगाएगी, तभी ये फोर्स पीछे लगेगा, जिस वजह से इसके यहाँ पे थोड़ा सा झटका लगेगा। अगर आपने भी कभी बंदूक से फायर किया हो तो आप लोग इस बात को समझ सकते हो कि आप पे झटका क्यों लगता है पीछे की साइड। इसको एक्सप्लेन करने के दो तरीके हैं, मोमेंटम के माध्यम से भी समझाया जा सकता है और एक्शन रिएक्शन की वजह से, दोनों चीज़ें एक साथ हो रही हैं। तो पीछे अगर फोर्स है तो मास और वेलोसिटी पक्का इन्वॉल्व होंगे इसमें। तो एक मोमेंटम पीछे की तरफ है, तो जितना मोमेंटम आगे उतना मोमेंटम पीछे, मतलब नेट में मोमेंटम 0 हो गया। इसी चीज़ को कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बोलते हैं, क्योंकि जो भी मोमेंटम है वो अभी लीनियर ही है। और इस चीज़ को एक्सप्लेन करने का दूसरा तरीका आप जान ही चुके हो, एक फोर्स आगे दूसरा पीछे, एक्शन रिएक्शन। जो फोर्स आगे वो एक्शन, पीछे वाला रिएक्शन, क्योंकि जो फोर्स पहले लगता है वो हमेशा एक्शन माना जाता है। अब ये बंदा जैसे बोटिंग कर रहा है, तो इस चप्पू की वजह से पानी को पीछे ढकेल रहा है, तो चप्पू पे पानी में जो फोर्स लगा वो पीछे की डायरेक्शन में कैपिटल एफ मान लो, तो ये पानी खुद आगे की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा जिसे स्मॉल एफ मान लो। और न्यूटन के तीसरे लॉ के हिसाब से ये दोनों फोर्स बराबर होंगे, जिस वजह से जितना फोर्स पानी को ये दे रहा है उसी फोर्स की वजह से इसकी नाव आगे चली जाएगी, क्योंकि उतना ही फोर्स इसको आगे मिल रहा है पानी की वजह से। तो नाव चप्पू से चलाना ये भी एग्जाम्पल है न्यूटन के तीसरे लॉ का। अभी वैसे पिक में आपको रॉकेट दिख रहा हो, लेकिन जो जेट प्लेन होते हैं वो भी ठीक इसी तरीके से काम करते हैं। जेट प्लेन समझे कि इसको अगर 90 डिग्री ऐसे घुमा दो तो ये जेट प्लेन की तरीके से दिखेगा। खैर ये तो आपके समझाने के लिए थी। जैसे ही रॉकेट लॉन्च होता है तो यहाँ से आग ऐसे नीचे की तरफ जा रही होती है, जिस वजह से नीचे एक फोर्स लग रहा होता है, और न्यूटन के तीसरे लॉ के हिसाब से उसका रिएक्शन फोर्स ऊपर लगेगा, जिस वजह से ये ऊपर जा रही है। इसको एक्सप्लेन करने का दूसरा तरीका, एक मोमेंटम नीचे बनेगा और एक मोमेंटम रिएक्शन फोर्स की वजह से ऊपर भी बनेगा, तो जितना मोमेंटम नीचे उतना ही ऊपर, तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व हो रहा है। इस वजह से कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पे ये रॉकेट वर्क कर रहा है। और ये किस लॉ पे आधारित है न्यूटन के? तो तीसरे लॉ पे। दूसरा मत मार्क करके चले आना, क्योंकि मोमेंटम सुनते ही लोग बाग कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो दूसरे लॉ से रिलेटेड है। वैसे ये वीडियो देखने के बाद कन्फ्यूज़न आपको छू के भी नहीं गुजरेगी। चलो यार, पूरी की पूरी बकैती ख़त्म हो गई। अब आ चुके हैं MCQ के ऊपर। रॉकेट किस प्रिंसिपल पे काम करता है? तो मोमेंटम के कंजर्वेशन पे ए। वहीं अगर मान लो किस लॉ पे काम करता होता, तो तीसरे लॉ पे, तब ये टिक करते हैं। 175 में बात की जा रही है कि जैसे ही कोई ट्रेन चलती है तो उसके अंदर बैठा कोई जैसे बंदा है, तो उसका जो सर है, मतलब उसका बॉस नहीं, उसका जो ये सिर है वो पीछे चला जाता है। ऐसा क्यों होता है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से, क्योंकि अभी अभी तक ट्रेन खड़ी हुई थी, रेस्ट पे थी, तो उसकी पूरी बॉडी को रेस्ट की आदत लग चुकी थी। अब जैसे ही ट्रेन ने अपनी पोजीशन चेंज की, वो मोशन में आई, तो नीचे की बॉडी मोशन में आ गई, लेकिन ऊपर की उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाई, जिस वजह से वो उसका विरोध करने के चक्कर में पीछे चली गई। इनर्शिया ऑफ स्टेबिलिटी नहीं, ये रेस्ट होगा वैसे, स्थिरता का जड़त्व। अब ये देखो, जेट इंजन किस पे काम करता है? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पे। अगर हमने यहाँ पे लीनियर नहीं बताया होता तो लोग फंस जाते कि किसको टिक करें, ए को या बी को। तो ये कुछ था आज के वीडियो में। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और पार्ट के साथ, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है।